दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अब्बा झारखंड जामताड़ा वाले में। मैं प्रेम पंकज आप सभी के लिए जब इससे पीटी का तैयारी के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट हर रोज़ डालने का प्रयास कर रहा हूँ, जो आप लोगों की तैयारी को बहुत पुख्ता बनाता है। तो आइए आज हम लोग जेपीएससी पेपर 2 जो कि झारखंड सामान्य अध्ययन से रिलेट करता है, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत सारा प्यार मिल रहा है दोस्तों, तो आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि आज भी अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इस पहले क्वेश्चन में आप सभी को शासन व्यवस्था से जुड़े सवाल रहेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मुंडा शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है मुंडा का पद वंशानुगत होता है। ऑप्शन बी है मुंडा का प्रमुख कार्य ग्रामीणों से लगान वसूल करना होता है। ऑप्शन सी है मुंडा गांव के विवादों का निपटारा नहीं करता है तथा यह पंचायत द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो चारों ऑप्शंस को आपको बहुत अच्छे से देख लेना है, उसके बाद ये ध्यान रखना है कि यहाँ असत्य कथन का चुनाव करना है। तो इसका जो राइट आंसर में अभी तो आप देखेंगे कि मुंडा गाँव के विवादों का निपटारा नहीं करता है जो लिखा है, एक्चुअल में ये करता है, ठीक है? तो ये आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा जो कि असत्य है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं पहला ऑप्शन को, जिसमें लिखा हुआ कि मुंडा का पद जो है वंशानुगत होता है, बिल्कुल ये उसमें प्रावधान है। दूसरा है मुंडा का प्रमुख कार्य ग्रामीणों से लगान वसूल करना है, ये लगान वसूल करने का काम वहाँ पर उसको सौंपा गया था और साथ ही साथ मुंडा गाँव के विवादों का निपटारा भी करता है, राइट? और पंचायत द्वारा भी किया जाता है लेकिन वो उसके ऊँचा स्तर पे किया जाता है। अब यहाँ पर ये मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में थोड़ा-सा जान लीजिए। ये मुंडा शासन व्यवस्था मुंडाओं के द्वारा चलाया जाता था, ओके? और गाँव में जो है आपका प्रमुख जो होता था वो हातू मुंडा हुआ करता था, हातू मुंडा, आप सभी लोग पढ़े होंगे। क्लियर है? ये इससे क्वेश्चन भी आ चुका है। उसके बाद फिर पंचायत स्तर पे जाएँगे तो वहाँ का प्रमुख होता था, फिर परगनेत होता था, ओके? पढ़ा या परगनेत आप बोलिए। इस तरीके से हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था को देखे थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है निम्न सूची पर विचार करें। एक तरफ युवा गृह दिया हुआ है, दूसरी तरफ जनजाति दिया हुआ है। तो याद रखिएगा ये आपका युवा गृह और आप जो वधु मूल्य देते हैं, वधु मूल्य, ठीक है? जनजातियों में। इन दोनों में से एक सवाल तो आपको रेगुलर पूछे गए हैं, तो एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही। तो चलिए आज सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन में देखिए युवा गृह में गोती आरा लिखा हुआ है, दूसरा में कोडवाह लिखा हुआ है, तीसरा में गीतियो लिखा हुआ है और चौथा में घोटुल लिखा हुआ है। इधर जनजाति में हो दिया है, सौरिया पहाड़िया दिया है, उराव दिया है, खड़िया जनजाति दिया है। तो इसमें ऑप्शंस देखिए इस तरीके से देगा, यहाँ पर भी आपको फँसाएगा, इतना आसान ऑप्शंस नहीं देता है। पहले ऑप्शन में देखिए यहाँ दिया हुआ है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी में दिया है 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी में 3 और 4 दोनों सही है और ऑप्शन डी कहता है इनमें से सभी सही है। तो यहाँ का जो आंसर होगा दोस्तों 2 का आंसर हो जाएगा 1 एंड 2 राइट है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका सीधा-सीधा मतलब हुआ कि युवा गृह जो हो जनजाति में बोला जाता है उसको हम लोग गोती आरा कहते हैं, ठीक है? तो इसको मैं कैसे याद किया? यहाँ देखिए गो है, यहाँ पर हो है, गो हो, ओके? नेक्स्ट है कोड़वा, तो कोड़वा जो है वो सौरिया पहाड़िया में कहा जाता है दोस्तों, सौरिया पहाड़िया में कोड़वा कहा जाता है। गीती ओ का बात करते हैं, तो यहाँ पर मैं ओ और या याद किया हूँ। मतलब गीतियो जो है आपका खड़िया जनजाति में बोला जाता है और घोटुल जो है आपका संथाल जनजाति में बोला जाता है। किसमें दोस्तों? संथालों में घोटुल बोला जाता है, राइट? अब उरांव का बात आती है तो उरांव में हम लोग क्या कहते हैं? उरांव में हम लोग धुमकुरिया कहते हैं, ओके? धुमकुरिया कहते हैं। युवा गृह का नाम है, याद रखिएगा। युवा गृह ऐसा गृह होता है जहाँ पर युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है तैयार होने के लिए, ठीक है? अपने पारंपरिक परंपराओं के बारे में और संस्कृति के बारे में वहाँ पर उनको तैयार किया जाता है। नेक्स्ट
इसमें और मैं बता देता हूँ कि घोटुल के साथ-साथ जो आपका गौंड जनजाति है, उसमें भी हम लोग घोटुल ही कहते हैं। आगे हम लोग यहाँ पर नहीं देखे हैं अभी तक मुंडा जनजाति में क्या कहते हैं। तो मुंडा जनजाति में दोस्तों हम लोग गीती ओड़ा कहते हैं। ओके, एक बिरहोर जनजाति में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बिरहोर जनजाति का, उसमें भी हम लोग गीती ओड़ा या फिर गीती जोर या फिर गत्योर कहते हैं। ठीक है, ये सभी आपको याद रखना है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन अगर बनेगा तो बहुत आसानी से आंसर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, असुर जनजाति में भी पूछेगा दोस्तों, तो वो मुंडा जनजाति वाला गीती ओड़ा याद रखिएगा, उसमें कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में मांझी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, मांझी गांव के प्रधान महतों का सहयोगी होता है। और कथन 2 है, महतों के पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य मांझी ही करता है। तो आपको पूछा क्या है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन चूज करना है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 तथा 2, ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका 1 तथा 2। ठीक है, 1 तथा 2 दोनों ही राइट है। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, जो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था सबसे पहले जानिए, ये उरांव जनजाति में शासन व्यवस्था को बोला जाता है। तो मांझी यहाँ का जो गांव का प्रधान होता है वो महतों होता है, और महतों का जो सहयोगी होता है दोस्तों वो मांझी होता है। और मांझी का काम होता है जो भी पंचायत यानी कि महतों के द्वारा जो भी आदेश दिया जाता है, उन आदेशों को लोगों तक पहुँचाना है। यानी एक तरीके का संदेशवाहक का काम करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, निम्न में किस जनजाति के परंपरागत जातीय पंचायत का प्रमुख मुकद्दम कहलाता है? ये जो जातीय पंचायत है उससे रिलेट करेंगे, क्वेश्चन एक ही पूछा जाएगा, लेकिन आपको इसमें कम से कम कितने जनजाति पढ़ने पड़ेंगे? लगभग 20 से 22 जनजातियों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसमें ऑप्शंस क्या है मुकद्दम वाला। ऑप्शन ए है खरवार, ऑप्शन बी है बेगा, ऑप्शन सी है कोल और ऑप्शन डी है कोरा। तो यहाँ चारों ऑप्शन को बहुत अच्छे से हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर बेगा होगा। बेगा जनजाति का जो जातीय पंचायत होता है उसका प्रमुख को हम लोग मुकद्दम कहते हैं। और इसमें जो खरवार जनजाति है दोस्तों, उसमें मुखिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? मुखिया। ओके, उसके बाद कोल जनजाति का बात करें तो कोल जनजाति में मांझी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मांझी। कोरा में बात करें तो कोरा में हम लोग महतों कहते हैं। ठीक है, जैसे मुंडा जनजाति में हमने देखा महतों कहा जाता है, उसी तरह कोरा जनजाति में भी महतों कहा जाता है। ठीक है, ये जो मुंडा है, मुंडाओं के साथ कोरा चलते रहता है। अगर आप गीती ओड़ा जो युवा क्रिया आपने पढ़ा था वो मुंडा जनजाति में देखेंगे तो वहाँ पर भी कोरा जनजाति में भी बोला जाता है, और यहाँ पर इनके प्रमुख को महतों कहा जाता है, और मुंडा जनजाति में भी आपने देखा महतों कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मांझी परगना शासन व्यवस्था में किसी त्योहार या उत्सव की सूचना ग्रामीणों तक कौन पहुंचाता है? ओके, ऑप्शन ए है प्रमाणिक, ऑप्शन बी है गुड़ेत, ऑप्शन सी है लसार टांगाई और ऑप्शन डी है जोग प्राणिक। तो इसमें आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा गुड़ेत। इसको गुड़ेत बोला जाता है, कहीं कहीं गुड़ायत भी बोला जाता है। राइट, तो यहाँ पर देखिए मांझी शासन परगना व्यवस्था जो है आपका संथालों में, संथाल परगना में प्रचलित है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि प्रमाणिक जो होता है वो आपका जो गांव के प्रधान होते हैं उसका सहायक होता है प्रमाणिक। ओके, और फिर उसमें और एक जो प्रमाणिक जो होता है धार्मिक प्रधान के आपका सहायक होते हैं। लसार टंगाई जो है गांव का रक्षा करने वाला होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। झारखंड की किस जनजाति को धनबाद के सरदार के नाम से जाना जाता है?
ऑप्शन ए है लोहरा, ऑप्शन बी है भूमिज, ऑप्शन सी है मुंडा, ऑप्शन डी है करमाली। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो भूमिज जनजाति होगा। धनबाद के जो सरदार बोले जाते हैं वो भूमिज जनजाति को बोला जाता है। अंग्रेज लोग इन्हें और एक नाम से जानते बोलते थे चुहाड़, ठीक है, चुहाड़ या फिर चुआर, राइट। और आपने इनसे संबंधित कई सारे जो आंदोलन को पढ़े होंगे, भूमिज आंदोलन आपने पढ़ा होगा, चुआर आंदोलन आपने पढ़ा होगा, उसमें इधर के क्षेत्र के लोगों का भी योगदान रहा है। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन बेमेल है। ओके, तो 7वां क्वेश्चन भी आपका शासन व्यवस्था से ही है। एक तरफ पद दिया हुआ है, दूसरी तरफ कार्य दिया हुआ है। पहला पद दिया हुआ है देवान, देवान का कार्य लिखा है राजा का सलाहकार होता है। दूसरा ऑप्शन दिया है कालो, कालो का लिखा हुआ है राजा का वकील होता है। तीसरा दिया है आपका तिंजोगढ़, तिंजोगढ़ का दिया है राजा का कोषाध्यक्ष है। और ऑप्शन डी है लिखागढ़, लिखागढ़ जो होता है वो राजा का मंत्री होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पर देखिए बेमेल को ढूंढना है, तो उस बेमेल को ढूंढने जाएंगे तो ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए देवान जो होता है बिल्कुल राजा का सलाहकार होता है। ओके, यहाँ पर ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था आप सभी को पता है ये खड़िया जनजाति का होगा। अभी तक आपको ये सब पूरा याद हो गया होगा दोस्तों, ठीक है। खड़िया जनजाति का ये शासन व्यवस्था है। इसमें एक तरफ जो दीवान पद होता है वो जो खड़िया राजा होता है उसका सलाहकार होता है। कालो जो होता है दोस्तों, कालो ये यहाँ के धार्मिक प्रधान जो होते हैं, पाहन जिसको हम लोग कहते हैं, पाहन या पुजारी, वो होते हैं कालो, राइट। और वकील जो होता है, वकील हम लोग इसको तो लाल कहते हैं ना, राइट। उसके बाद तिंजोकड़ का बात करते हैं। तिंजोकड़ मतलब तिजोरी, तिजोरी में क्या रहेगा, कोषाध्यक्ष रहेगा। लिखागढ़, लिखा पढ़ी करने वाला कौन आदमी होगा, मंत्री होगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें सही है, एक ही गलत था कालो जो कि पाहन होता है या फिर पुजारी होता है उस जनजाति में, राइट। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 8। भैयारी का संबंध किस जनजाति से है। भैयारी बिरहोर जनजाति से, बिरजिया जनजाति से, परिहा जनजाति से, करमाली जनजाति से। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा भैयारी, हम लोग परिहा जनजाति में कहते हैं, ठीक है। एक्चुअल में अच्छा, अगर आपका ये सवाल अगर होगा कि ये आखिर भैयारी क्या है, तो इतना याद रखिए ये जातीय पंचायत में आपका जो ग्रामीण जातीय पंचायत होती है, राइट, अंतर ग्रामीण जातीय पंचायत भी बोला जाता है, वो उसका नाम होता है भैयारी। किस जनजाति में होता है, परिया जनजाति में भैयारी नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सदानों के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करें। कथन 1 है गैर जनजातीय वर्ग है सदान। कथन 2 है गैर हिंदू वर्ग है। कथन 3 गैर मूल निवासी वर्ग है। और ऑप्शंस आपके पास है केवल 1 सही है, केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 3 सही है, केवल 1, 2 और 3 सही है। इसमें अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे दोस्तों तो देखिए यहाँ पर जो है एक ही जो कथन है वो सही है, वो लिखा है गैर जनजातीय वर्ग है। बाद बाकी देखिए लिखा हुआ है गैर हिंदू वर्ग है, तो हिंदू वर्ग तो इसमें आते हैं दोस्तों। तीसरा कथन में जो लिखा हुआ था गैर मूल निवासी है, नहीं, गैर नहीं है, ये यहाँ के मूल निवासी हैं लेकिन जनजातीय नहीं है। इसका मतलब केवल एक ऑप्शन सही है और वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है दोस्तों, निम्नलिखित परंपरागत आदिवासी आभूषणों में किसे हाथ में पहना जाता है। तो आभूषण से रिलेटेड क्वेश्चन भी कभी कभार पूछ लिए जाते हैं और इसमें बहुत सारे आभूषण दिए हैं, आपको याद रखना पड़ेगा कि कान में, नाक में, उसके बाद पैरों में, हाथों में, कमर में क्या पहनते हैं, उन आभूषणों को क्या कहते हैं। चलिए ऑप्शन यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है, यह हाथ का पूछ रहा है। ऑप्शन ए है छुज्जी, ऑप्शन बी है हंसूली, ऑप्शन सी है कर्णफूल और ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए
दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि यहाँ पर लिखित तीनों ही जो पहनावा है, आभूषण है, वो हाथ में नहीं पहना जाता है। तो कहाँ पहना जाता है? छुज्जी को जो हम लोग पहनते हैं दोस्तों, वो छुज्जी वो ये इसको क्या कहते हैं? नाग बोलते हैं ना, नाक में पहनते हैं। उसके बाद हँसूली का बात करते हैं तो ये गला में पहनते हैं। हँसला आपके अगर दादी वगैरह ज़िंदा हैं पुराना, तो आपको पता होगा वो हँसूली बनाया जाता है था चांदी का। कर्णफूल किस में पहना जाता है? कान में पहना जाता है। तो हाथों में पहना जाने वाला क्या-क्या है आभूषण? अभी भी देखिएगा शादीशुदा जो लड़कियाँ होती है वो शाँखा पहनती हैं। उसके बाद फिर चूड़ियाँ पहनती हैं। तो इस तरीके से ये सारे हाथ में पहने जाने वाले हैं बहुत सारे। उसमें और भी नाम मैं बता देता हूँ, जैसे लहठी हो गया, ये शाँखा और लहठी तो अभी भी पहना जाता है, ठीक है? उसके बाद आपका हो जाएगा साकोम, ठीक है? साकोम, साकोम, क्लियर है? तो ये सब हो गया हाथ में जो पहनाए जाते हैं वो आभूषण। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, नाम किसने दिया था? ऑप्शन ए है बिरसा मुंडा, ऑप्शन बी है तिलका मांझी, ऑप्शन सी है सिद्धू मुर्मू, ऑप्शन डी है बुद्धू भगत। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है दोस्तों उसमें राइट आंसर हो जाएगा सिद्धू मुर्मू। तो आइए चलते हैं इसके बारे में जानते हैं। करो या मरो जो आप पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये आपका संथाल विद्रोह जो कि 1855-56 में हुई थी, 55 ही बेसिकली मानिए में हुई थी। उसका जो नेतृत्व करता थे वो सिद्धू कान्हू और साथ ही साथ उसके दोनों भाई चाँद और भैरव थे, ठीक है? उसी के दौरान सिद्धू मुर्मू ने जब ये हमारा संथाल विद्रोह शुरू हो रहा था, उस टाइम नारा दिया था करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, राइट? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। झारखंड का वह विद्रोही आदिवासी नेता जो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते हुए अपने परिवार सहित लगभग 150 लोगों के साथ वीरगति को प्राप्त हुआ कौन थे? ऑप्शन ए है बुद्धू भगत, ऑप्शन बी है बिरसा मुंडा, ऑप्शन सी है पोटो सरदार, ऑप्शन डी है तिलका मांझी। तो आइए चलते हैं इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों आपका बुद्धू भगत, ठीक है? बुद्धू भगत कौन सा विद्रोह के प्रणेता थे? तो ये कोल विद्रोह के प्रणेता थे। कोल विद्रोह ये तो 1832 में ऐसा हुआ था दोस्तों कि जब ये विद्रोह कर रहे थे तो यहाँ एक सभा कर रहे थे। एक सभा में इसके परिवार के सभी लोग लगभग मौजूद थे। तो वहाँ पर कई सारे गाँववासी भी मौजूद थे। वहाँ पर अंग्रेज आकर गोलियाँ चला देते हैं चारों तरफ से घेर के और सभी लोग मारे जाते हैं लगभग 150 लोग, ठीक है? तो यही बात यहाँ पर कहना चाह रहा था, इसका आंसर जानना चाह रहा था। और बिरसा मुंडा से संबंधित जो जानकारी है आप सभी को पता है, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था और 2024 में 15 नवंबर को इनका 150वां जयंती मनाया गया था। और इनका संबंध जो है डोमारी बुरु पहाड़ी से है दोस्तों। वहाँ पर भी इस तरीके का एक घटना घटी थी जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं पोटो सरदार के बारे में। तो पोटो सरदार इनका भी सेरेंगसिया घाटी से रिलेट करता है चीज़ें, जहाँ पर 32 लड़ाके शायद एक साथ ये लोग शहीद हो गए थे वहाँ पर, ठीक है? उसके लिए वहाँ पर शहीद पार्क का निर्माण भी किया गया है। यहाँ पर मैं देख के आया हूँ। तिलका मांझी ये हमारे जाबरा पहाड़िया सरदा जाबरा, इसको जाबरा पहाड़िया भी बोला जाता है ना तिलका मांझी को। तो तिलका मांझी हमारे झारखंड में आंदोलनकारियों में प्रथम शहीद व्यक्ति थे तिलका मांझी। इनका जो काम था वंचित रिजोर क्षेत्र यानी कि भागलपुर वाले क्षेत्रों में था और 1784-85 में दोस्तों इन्होंने जोरदार आंदोलन किया था और क्लीवलैंड को अपने तीर से मार के उसकी हत्या कर दी थी। इसी के लिए इसको भागलपुर जो मोड़ है अभी भागलपुर विद्यालय के बरगद के पेड़ के ऊपर इसको क्या कर दिया गया था, फांसी का सजा दे दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। संथालों के संस्थापक पिता माने जाते हैं। प्रथम ऑप्शन है लुगु बुरु, दूसरा है बुरु बोंगा, तीसरा है मरांग बुरु और चौथा है सिंह बोंगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा लुगु बुरु, ठीक है? ये आपका बोकारो में
बोकारो से संबंधित है ये लुगुबुरु। लुगुबुरु एक्चुअल में जो है दोस्तों संथालों का संस्थापक पिता माने जाते हैं। बुरु बोंगा जो है आप देखेंगे तो मुंडा जनजाति में पहाड़ों का देवता को माना जाता है। उसके बाद संथालों में आप देखेंगे मरांग बुरु जो है ये वो बहुत फेमस है। और सिंगबोंगा जो है सबसे बड़ा देवता, संथालों का सबसे बड़ा देवता ये माने जाते हैं। और दूसरा देवता आप मानेंगे तो मारांग गुरु को माना जाता है संथालों में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुचर्चित खरसवां गोलीकांड क्या है जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए थे। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये हत्या से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे यहाँ पर मैं बता दिया। ऑप्शन ए है, आज़ादी के बाद भी खरसवां को अंग्रेजों द्वारा जमींदारों को सौंपने की घोषणा के विरुद्ध घटना है। ऑप्शन बी है, आज़ादी के बाद भी खरसवां को अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्रता नहीं देने की घोषणा के विरुद्ध घटना है। ऑप्शन सी है, आज़ादी के बाद खरसवां के उड़ीसा में विलय की घोषणा के विरोध की घटना है। और ऑप्शन डी कहता है इसमें आज़ादी के बाद खरसवां के बंगाल में विलय की घोषणा के विरुद्ध घटना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ जानना पड़ेगा कि जो खरसवां है, ठीक है, ये अब शायद पूरा दिखाई दे, हाँ चारों ऑप्शन अभी दिखाई दे रहा है, राइट। तो जो खरसवां है दोस्तों वो भारत के आज़ादी के समय एक रियासत हुआ करती थी, सरायकेला और खरसवां, राइट। तो उसी अब ये जब भारत आज़ाद हो गया तो इनका विलय जो है कौन सा राज्य में किया जाएगा इस पे काफ़ी चर्चा हुई थी। तो उसी समय जो है 1 जनवरी 1948 को, ऐसे तो भारतीय सरकार ने पहले ही यह घोषणा कर दी थी कि इस क्षेत्र को खरसवां और जो सरायकेला है उसको हम लोग उड़ीसा में विलय कर देंगे। तो उसके विरोध में जो है यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे और जिस पे उड़ीसा पुलिस ने 1 जनवरी 1948 को खरसवां मैदान में गोलियां चला दी थी। उसी को हम लोग खरसवां गोलीकांड कहते हैं और वो 1 जनवरी 1948 की घटना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में सत्य कथन की पहचान करें। कथन 1 है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन हैं। ऑप्शन बी है, सोनत संथाल समाज के संस्थापक विनोद बिहारी महतो हैं। ऑप्शन डी है, उपरोक्त दोनों सही है। ऑप्शन सी दोनों उपरोक्त दोनों सही है। ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इसका आंसर बनाएंगे तो ये आंसर आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये शिबू सोरेन से रिलेट करता है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम का जो निर्माण है दोस्तों 1973 ईस्वी में हुआ था और इसमें कई सारे लोग मौजूद थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बंदा थे ये दोनों थे, विनोद बिहारी महतो और आपका शिबू सोरेन सर। और शिबू सोरेन जो है यहाँ जेएमएम के प्रथम अध्यक्ष भी बने थे और सॉरी ये महासचिव बने थे और विनोद बिहारी जो है अध्यक्ष थे। तो यहाँ सोनत संथाल समाज जो लिखा हुआ है, तो सोनत संथाल समाज का जो गठन किए थे वो आपका शिबू सोरेन ने किया था 1970 में। ठीक है, और जो आपका शिवाजी समाज है, शिवाजी समाज 1971 में जो है दोस्तों वो आपका विनोद बिहारी महतो ने गठित किया था। और उन्हीं दोनों को मिला के जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा, और भी कई सारे थे संस्था, उन सभी को मिला के झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना किया गया था। तो यहाँ के अनुसार जो सही है ऑप्शन ए ही करेक्ट था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सरहुल झारखंड का प्रमुख त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन ए है चैत्र माह की कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि को। ऑप्शन बी है चैत्र माह की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को। ऑप्शन सी है भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को। और ऑप्शन डी है भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि को। देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होता है दोस्तों, आपने अगर कुछ सुन रखा है तो उसके बेस पे आप बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए सरहुल, सरहुल तो फूलों का पर्व है ना, सरहुल फूलों का पर्व है। तो फूल कब बनता है? वसंत ऋतु में बनता है। तो वसंत ऋतु कब आएगा दोस्तों? क्या भादो माह में आएगा? नहीं आएगा, चैत्र माह में आएगा। तो चैत्र माह में ये कब मनाते हैं हम लोग?
यानी कि होली का टाइम का बात कर रहा है ये। तो हम लोग चैत्र माह में शुक्ल पक्ष को जनरली मनाते हैं, कृष्ण पक्ष में पूजा पर बहुत कम ही मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा चैत्र माह की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को सरहुल पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। जनजातियों के भौगोलिक विस्तार के संदर्भ में, ठीक है, जनजातियों के भौगोलिक विस्तार के संदर्भ में एक असंगत युग्म आपको ढूंढना है। एक तरफ जनजाति है, दूसरी तरफ भौगोलिक विस्तार लिखा हुआ है जिसमें प्रमंडल लिखा हुआ है। तो कहता है कि चेरो प्रमंडल जो है पलामू में होता है, और हो जनजाति कोल्हान प्रमंडल में पाया जाता है, उरांव जनजाति उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में पाया जाता है, और कोरवा जनजाति जो है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हम लोग जानने का प्रयास करें तो यहाँ कोरवा जनजाति जो है वो असंगत युग्म है दोस्तों। इसमें जो कोरवा जनजाति है बेसिकली हम लोग देखे थे इसको कि पलामू जो प्रमंडल है वहाँ पर पाए जाते हैं। पलामू प्रमंडल कहने का मतलब है लातेहार, लोहरदगा, लातेहार, गढ़वा और पलामू, ठीक है, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो उरांव जनजाति का संबंध उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल से है। इसमें बेसिकली रामगढ़, हजारीबाग ये सभी क्षेत्र आते हैं। उसके बाद हो जनजाति है वो कोल्हान प्रमंडल यानी कि पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां में पाए जाते हैं। और चेरो तो हम लोगों ने पढ़ ही रखा है, चेरो वंश का स्थापना जो है पलामू में हुआ था चेर वंश के बाद, तो ये पलामू प्रमंडल में है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कोलुआ पहाड़ जो चतरा से संबंधित तीर्थ स्थल है, ये क्या है? हिंदू धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी है बौद्ध व जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी है हिंदू व बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन डी है हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म से संबंधित है। तो कोलुआ पहाड़ चतरा फेमस है दोस्तों किसके लिए? यहाँ पर तीनों ही धर्मों का संगम है, हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म का संगम है। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 19, जिसे हम प्रायः गुलगुलिया, घुमक्कड़ जैसे नामों से बुलाते हैं, जो जड़ी बूटी के अच्छे जानकार माने जाते हैं, झारखंड की वह जनजाति कौन सी है? ओके, ऑप्शन ए है गोंड, ऑप्शन बी है बिरहोर, ऑप्शन सी है बंजारा, ऑप्शन डी है हो। तो देखिए जनजातियों का जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसको आप पढ़ के रखिएगा, वहाँ से एक क्वेश्चन दिखता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर यहाँ पर घुमक्कड़ तो लिख रखा है, उसी से समझ में आ जाना चाहिए, ये बंजारा जनजाति होगा। जो घूमते फिरते रहेगा जंगलों में तो उन्हीं को तो जड़ी बूटी का पहचान भी होगा, किसी और को तो नहीं हो सकता है ना। तो ये हो गया आपका जानकारी। वैसे तो बिरहोर ये भी उसी प्रकार की जनजाति है, लेकिन यहाँ जो आंसर होगा दोस्तों वो बंजारा होगा। हमने और एक बंजारे से रिलेटेड क्वेश्चन बताया था कि इनका शादी ब्याह के पूर्व जो है सगाई का रस्म बंजारों में रखा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। वर्तमान तक झारखंड में नियुक्त राज्यपालों में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? तो देखिए सबसे पहले तो अभी के परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए, अभी के परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो कितनवां नंबर का राज्यपाल झारखंड में अभी बने हैं, तो संतोष गंगवार अभी जो राज्यपाल हैं कौन है? वो संतोष गंगवार सर हैं। तो संतोष गंगवार सर कितने नंबर के हैं ये याद रखना है। तो 11वां नंबर का तो हमने देखा था द्रौपदी मुर्मू मैडम थी, और इनका जो अभी ये तो हमारे देश के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति भी हैं। और आपका उसके बाद सैयद अहमद, सैयद सिफ्ते जी और एम रामा जोइस, ये सभी हमारे झारखंड के राज्यपाल रहे हैं। तो सबसे लंबा कार्यकाल वैसे अभी भी देखा जाए तो द्रौपदी मुर्मू जी का ही रहा है। ओके, ये लगभग 6 साल कुछ महीने यहाँ पर राज्यपाल बन के रही थी। ओके, उसका रीज़न था 5 साल पार करने का, कोरोना पीरियड के काल में भी यही बने थे और जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। ओके, तो अभी भी द्रौपदी मुर्मू ही हैं और करेंटली अभी संतोष गंगवार सर जो हैं हमारे राज्यपाल हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। झारखंड के सभी लोक साहित्यों में सर्वाधिक लेखन किस लोक साहित्य का हुआ है? ऑप्शन ए है संथाली लोक साहित्य, ऑप्शन बी है मुंडारी, ऑप्शन सी है कुडुक और ऑप्शन डी है नागपुरी लोक साहित्य। तो अगर इसका राइट आंसर आप बनाएंगे तो
मैं बताऊँगा इसका कि ये जो कुडुख लोक साहित्य है, इसका सबसे ज़्यादा साहित्य पाया जाता है, ओके? और सबसे ज़्यादा समृद्ध इसी का है, यानी कि उरांव जनजातियों का, ठीक है? उरांव जनजातियों का साहित्य जो है सबसे अधिक पाया जाता है और सर्वाधिक लेखन भी पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। छऊ नृत्य के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। ऑप्शन ए है यह पुरुष प्रधान नृत्य है। ऑप्शन बी है इस नृत्य में कथोपकथन का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी इसकी दो विधाएं हैं, हथियार रस और कालीभंग रस। ऑप्शन डी इस नृत्य का उद्भव झारखंड के सरायकेला से हुआ है। तो इसमें आपको क्या असत्य लगा दोस्तों छऊ नृत्य के बारे में? ऐसे तो मैंने कई सारे इसके आंसर आपको बता रखे हैं, तो आप बताइए इसमें क्या होगा? तो आइए चलते हैं इसके क्वेश्चनों को हम लोग आंसर को देखते हैं। इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये ऑप्शन बी, ये कथन असत्य है। कथोपकथन मतलब क्या होता है? कथा बोलना ठीक है? कथा बोलकर इसमें किया जाता है, तो इसमें कोई कथा नहीं बोला जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें भाव होता है, उन्हीं भावों को बस दिखाया जाता है, वीर रस में दिखाया जाता है, ओके। तो इसमें जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, और बाद बाकी सब सही है। देखिए ये पुरुष प्रधान नृत्य है, बिल्कुल छऊ नृत्य। इसकी दो विधाएं हैं, हथियार रस और कालीभंग रस, बिल्कुल है। और इस नृत्य का उद्भव जो है दोस्तों झारखंड के सरायकेला में हुआ था। और आप लोगों को मैंने और बताया है कि सुधेंदु नारायण जी ने सबसे पहले विदेश में इस छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया था, रशिया मॉस्को में। और इससे उसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली थी। और इनसे संबंधित गुरुओं को आप याद रखिएगा, जिनको पद्मश्री मिल चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। केतई सुंदर देश हमारा झारखंड डेरा, जहाँ करे ऋषि मुनि सूफी संत फेरा। कते सुंदर देश हमारे झारखंड डेरा, जहाँ करे ऋषि मुनि सूफी संत फेरा। ये मतलब खोटा का गीत है दोस्तों एक। तो झारखंडी संस्कृति पर यह गीत किसने लिखा और सुरीली आवाज में गाया है? मुकुंद नायक, एस.के. पंकज, मधु मंसूरी और अजीज अंसारी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ये मधु मंसूरी सर ने लिखा है ये। कते सुंदर देश हमारे झारखंड डेरा, जहाँ करे ऋषि मुनि सूफी संत फेरा, ठीक है। तो मधु मंसूरी सर ने ये लिखी है। और कब लिखा गया है? कब लिखा गया नहीं, मधु मंसूरी सर को भी पद्मश्री अवार्ड मिला था 2019 में, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चले। तो अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक तो बनता है दोस्तों, इतना सुंदर आपको एक्सप्लेनेशन करके मैं सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करवा रहा हूँ। लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़ते हैं। झारखंड के किस स्थल पर ब्रिटिश कालीन एक अंग्रेज युवती व एक आदिवासी चरवाहे की प्रेम गाथा का उल्लेख साक्ष्य मिलता है? ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगता है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो ये क्वेश्चन आने की संभावना है। ऑप्शन ए है मैकलुस्कीगंज गांव, ऑप्शन बी है नेतरहाट का पठार, ऑप्शन सी है टैगोर हिल और ऑप्शन डी है पलामू का किला। तो अगर आप प्रेम प्रसंग का बात करते हैं, प्रेम गाथा का बात करते हैं, तो इसमें जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नेतरहाट का पठार, ठीक है। नेतरहाट के पठार में इस तरह की कहानी प्रचलित है ब्रिटिश कालीन में, इसीलिए नेतरहाट का पठार जो है वैसे भी एक डेस्टिनेशन है, आपको पता है, बहुत अच्छा। लातेहार डिस्ट्रिक्ट में पाया है इसकी अवस्थिति, और नेतरहाट का पठार जो है सब पठारों में सबसे ऊंचा पठार भी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। सरहुल पर्व के संदर्भ, ये तो क्वेश्चन घूम गया क्या फिर से? नहीं, ठीक है। सरहुल पर्व के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। यह चैत्र माह की शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। यह 3 दिवसीय त्यौहार है। इस त्यौहार में शरणा स्थल को घेरा जाता है और यह प्रकृति से संबंधित त्यौहार है। तो सरहुल पर्व से संबंधित एक क्वेश्चन पहले भी हम लोगों ने बनाया है। तो ये असत्य कथन का बात यहाँ पर भी पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर पकड़ा गया, यह चैत्र माह की शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। तो अभी तो मैंने बताया
चैत्र माह में शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाने वाला पर्व सरहुल है, यही क्वेश्चन था वहाँ पर। यहाँ लिखा है यह 3 दिवसीय त्योहार है, नहीं, ये 4 दिवसीय त्योहार है। यहाँ पर 4 दिनों की त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार में सरना स्थल को घेरा जाता है, बिल्कुल घेरा जाता है, सरना स्थल में ही पूजा होता है। यह प्रकृति से संबंधित त्योहार है, बिल्कुल सही है। फूलों का पर्व सरहुल। तो ये 3 नहीं 4 दिनों के लिए मनाया जाता है, ठीक है। पहला दिन जो है घर में जल छिड़क देता है, दूसरा दिन उपवास रखते हैं हम लोग, ठीक है। तीसरा तीसरा दिन जो है आपका सरई फूल का जो पूजा होता है वो किया जाता है, पूजा का सरई फूल का। और चौथा दिन जो है फूल का विसर्जन किया जाता है ना, गिड़वा स्थल में। गिड़वा स्थल में फूलों का विसर्जन किया जाता है। ये 4 दिनों का पर्व है सरहुल। नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर 26। झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा का गठन किस वर्ष हुआ था? झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2010 और ऑप्शन डी है 2014। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? 2014, ठीक है। 2014 यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर 27 होगा ना। इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका किस भाषा के अनेक लोक कथाओं व लोकगीतों का संकलन है? ऑप्शन ए हो भाषा, ऑप्शन बी खड़िया भाषा, ऑप्शन सी कुड़ुक भाषा और ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 27 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा हो भाषा। क्या हो जाएगा? हो भाषा। आइए चलते हैं इसके बारे में जाने। इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका का जो रचना है वो आपका जॉन एच हॉफमैन ने किया है। इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका ये किसने किया है? जॉन एच हॉफमैन। अब ये हॉफमैन कौन है? ये वही हॉफमैन साहब हैं जिन्होंने सीएनटी एक्ट 1908 को के लिए आपका 1903 में ड्राफ्ट तैयार कर लिए थे। तो ये हॉफमैन साहब ने लिखा है इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका और इसका जो रचना है वो आया था 1915 में। कब आया था दोस्तों? 1915 में। नेक्स्ट चले, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में है अनंत सहाय अखोरी, ये बहुत फेमस नाम है। प्रसिद्ध रचना उसकी कौन सा है? ग्रह का फेर, पुटुस फूल, पति सुधार केंद्र और ऑप्शन डी है गायब होता हुआ देश। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 28 का आंसर ए हो जाएगा, ग्रह का फेर। अनंत सहाय अखोरी ने लिखा है ग्रह का फेर, ठीक है। यह रचना कब लिखी गई थी? 1913 में लिखी गई थी और इस रचना को झारखंडी हिंदी साहित्य का पहला नाटक भी माना जाता है, ठीक है। हिंदी साहित्य का पहला नाटक भी माना जाता है। नाटक हो गया हिंदी साहित्य का पहला और लेखक कौन हो गया? अनंत साहे अखोरी। और ये कब लिखी गई थी? 1913 में। कब लिखी गई थी दोस्तों? 1913 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किस भाषा के आदिम जनजाति युवक के 12 वर्षों के अथक मेहनत से संग्रहित भाषा भाषा शब्दकोश के संरक्षण करने के लिए प्रशंसा की है? ठीक है। ऑप्शन ए है हो भाषा, ऑप्शन बी है सूरी, ऑप्शन सी है मालतो, ऑप्शन डी है कोरवा भाषा। तो उस टाइम का ये करंट अफेयर्स था दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कोरवा जनजाति। क्या है? कोरवा जनजाति। गढ़वा जिले की आदिम जनजाति पारा शिक्षक थे हीरामन कोरवा। क्या नाम था इनका? हीरामन कोरवा। हीरामन कोरवा। तो ये हीरामन कोरवा ने जो कोरवा भाषा है उसके लिए शब्दकोश बनाया था, जिसकी चर्चा आपका मन की बात में नरेंद्र मोदी साहब ने किया था। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में कौन सी झारखंड भाषा बोली जाती है अक्षरशः जनजाति के साथ साथ भाषा के लिए भी प्रयोग में लाई जाती है? यानी कि जो भाषा का नाम है वो जनजाति का भी नाम है, यही इस क्वेश्चन का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है हो जनजाति, ऑप्शन बी है कोल, ऑप्शन सी है खड़िया, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी सभी। ओके, वो कैसे? देखिए, हो जनजाति का भाषा जो है हो ही है। खड़िया जनजाति का जो भाषा है उसको हम लोग खड़िया ही बोलते हैं और कोल जनजाति की भाषा को हम लोग कोल भी बोला करते हैं।
तो इस तरीके से उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। राज्य स्तरीय संस्थानों में कौन एक रांची में अवस्थित नहीं है? ओके, ऑप्शन ए है फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री, ऑप्शन बी है कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री, ऑप्शन सी है होम्योपैथिक महाविद्यालय, ऑप्शन डी है होम्योपैथिक कॉलेज ऑफ एंड हॉस्पिटल। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा होम्योपैथिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो है वो आपका रांची में नहीं है। होम्योपैथिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल ये आपका दुमका में है। कहाँ पर है दोस्तों? दुमका में है, राइट। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 बनाते हैं। निम्नलिखित संस्थानों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? ऑप्शन ए है रीनपास रांची, ऑप्शन बी है रांची विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है बीआईटी सिंदरी, ऑप्शन डी है आईएसएम धनबाद। इस टाइप के क्वेश्चन को पूछने का एक ही सामान्य अर्थ होता है कि आपको इसका ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट याद होना चाहिए। ठीक है, ये कब इसकी स्थापना किया गया है ये याद होना चाहिए। तो देखिए रीनपास रांची की स्थापना जो है 1925 में किया गया था। ठीक है, दूसरा है रांची विश्वविद्यालय, ये आप सभी को याद होगा 1960 में जो है पटना विश्वविद्यालय से अलग करके इनको बनाया गया था 1960 में। बीआईटी सिंदरी धनबाद, इसका जो स्थापना है दोस्तों बीआईटी सिंदरी ना सिंदरी, हाँ, तो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा इसकी स्थापना 1949 में की गई थी बीआईटी सिंदरी का। नेक्स्ट चलते हैं आईएसएम धनबाद जो कि अभी का आईआईटी है। 2017 में इसको आईआईटी बना दिया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 1926 में हुआ था। तो अब आप पता लगा लीजिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रीनपास रांची जो है सबसे प्राचीनतम था, 1925 में ही ये बनाई गई थी। 1926 में आईएसएम धनबाद, 1949 में बीआईटी सिंदरी और 1960 में आपका रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्न कथनों पर विचार करें। ऑप्शन कथन एक है छावनी बोर्ड भारत के रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करती है। ऑप्शन और इसका कथन 2 है झारखंड में 2 छावनी बोर्ड है, एक रामगढ़ और दूसरा रांची में अवस्थित है। सही विकल्प का चुनाव करें। ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन ए है दोस्तों वो राइट आंसर होगा। ठीक है, और छावनी बोर्ड झारखंड में है, एक ही है, रांची में नहीं है, रामगढ़ में है। ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कब की? तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में हमें किन क्वेश्चनों को सॉल्व करना चाहिए वो भी आपको देखना है। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा उन्होंने 2020 में कोरोना पीरियड के दौरान 15 अगस्त को कर लिया था, लेकिन इनके बारे में अभी ये पिछले जेपीएससी में ये क्वेश्चन पूछ चुका है महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि इससे क्वेश्चन अब नहीं आएगा, लेकिन आपको अभी जो है सलीमा टेटे का नाम याद आया। ये हॉकी टीम का कैप्टन है अभी, इनके बारे में पढ़ना है, सलीमा टेटे। नेक्स्ट आप याद रखिए पूर्णिमा महतो जी का नाम। ठीक है, ये बेहतरीन कोच रही है भारत की, उसके बाद तीरंदाजी के क्षेत्र में। उसके बाद आप याद रखिए अभी के और खिलाड़ियों में लवली चौबे। ठीक है, लवली चौबे लॉन बॉल की खिलाड़ी हैं। ठीक है, उसके बाद बहादुर सिंह अभी जो करंटली चल रही है, बहादुर सिंह, उन सभी का नाम याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। उसके बाद हो गया ईशान किशन, और फिर आप याद रखिए उसमें सौरभ तिवारी, वरुण आरोन और सुनील बहादुर सिंह नहीं था, सुनील बहादुर है, और आपका दिनेश कुमार। तो ये जो करंट में बहुत सारे लोगों ने प्राइज झारखंड के लिए जीत के लाए हैं, उन सभी का नाम याद रखना चाहिए आपको। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन एक तरफ दिया है व्यक्ति का नाम, दूसरा दिया है संबंध। ठीक है, ऑप्शन ए है अरुणा मिश्रा, ऑप्शन बी है प्रेमलता अग्रवाल, ऑप्शन सी है दीपसेन गुप्ता, ऑप्शन डी है ईशांक जग्गी। तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों? देखिए यहाँ पर
और अरुणा मिश्रा जो लिखा हुआ है, धावक लिखा हुआ है, बेसिकली ये क्या थे, मुक्केबाज थे, है ना, मुक्केबाज, राइट। इसमें आंसर हो जाएगा मुक्केबाज। तो यहाँ पर प्रेमलता अग्रवाल तो पर्वतारोही है, सातों शिखरों को इन्होंने चूमा है। दीपसेन गुप्ता शतरंज के खिलाड़ी थे जो कि चक्रधरपुर से आते हैं। ईशांक जग्गी जो है, इनका नाम भी फेमस हुआ था बीच में क्रिकेट के फील्ड में, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। विमेन आईपीएल 2023 में झारखंड राज्य से कितनी महिला खिलाड़ी शामिल हुई थी, नीलामी में खरीदी गई थी। ठीक है, उस टाइम का बात कर रहे हैं 2023 में जब पहली WPL खेला गया था। तो उसका जो राइट आंसर था दोस्तों, वो एक ही खिलाड़ी थी, और वो एक खिलाड़ी कौन थी, इंद्राणी राय थी। कौन थी, इंद्राणी राय, ठीक है, झारखंड की तरफ से इंद्राणी राय। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 37। पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023, ये सब देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो मैं 2023 का करंट अफेयर्स में नहीं जाऊंगा। अगर 24 का होता तो मैं याद करने के लिए बोलता। वैसे देखिए ये जो नाम है ना यहाँ पर फेमस है, और इससे JSSC में क्वेश्चन पूछा था। आशा किरण बारला, ये झारखंड की एक बेहतरीन धाविका है, ओके, धाविका है। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 38। कौन बेमेल युग में है, फिर से पूछा है, संस्थान है, दूसरी तरफ स्थान है। पहला है हिंदी विद्यापीठ, दूसरा है राजेंद्र लॉ कॉलेज, तीसरा है पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज, और चौथा है MGM मेडिकल कॉलेज। तो इसका अगर मिलान करें दोस्तों, तो हिंदी विद्यापीठ जो है दुमका में नहीं है, ये कहाँ पर है दोस्तों, उसी का भाई है देवघर, है ना। तो देवघर में है हिंदी विद्यापीठ। राजेंद्र लॉ कॉलेज जो है वो आपका हजारीबाग में है। उसके बाद पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज, ये धनबाद में है, इसका नाम चेंज हो चुका है, आप बताएंगे क्या है। MGM मेडिकल कॉलेज जो है जमशेदपुर में है, राइट। तो ये सभी सही है। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 39। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अनुसार स्थायी भूधृति का तात्पर्य क्या होता है। ऑप्शन ए है क्रय की गई भूधृति से, ऑप्शन बी है दान में प्राप्त भूधृति से, ऑप्शन डी है वंशानुगत भूधृति से, वंशानुगत होगा यहाँ पर, वंशगत भूधृति भी होगा, दोनों ही सही है। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अनुसार स्थायी भूधृति का सीधा सीधा तात्पर्य है दोस्तों क्या, ये है वंशगत भूधृति। क्या है, वंशगत भूधृति, याद रहेगा ना, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 40। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ऑप्शन कथन एक है, इस अधिनियम में खड़ी फसल को चल संपत्ति माना जाता है। कथन दो है, इस अधिनियम के अनुसार स्थायी बंदोबस्त का तात्पर्य 1773 होगा यहाँ, इसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा के संबंध में किए गए स्थायी बंदोबस्त से है। और कथन तीन है, इस अधिनियम में रैयत को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। और यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। केवल एक, ऑप्शन बी है 1 और 2, ऑप्शन सी है 1 और 3, और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3, तीनों ही। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसी में कई सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, सभी सही है, सभी सही है, ठीक है। तो इसमें कैसे सही है, देखिए जो खड़ी फसल होती है ना, वो तो चल संपत्ति ही है, खड़ी फसल यानी कि तुरंत उसको बेच सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। और अधिनियम के अनुसार जो स्थायी बंदोबस्त है, आपको पता है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1773 ईस्वी में लगाया था। तो यहाँ पर जो है 1973 लिखा हुआ है, वो नहीं 1773 होगा, राइट। और इसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल था, ये बहुत बड़ा क्षेत्र था उस टाइम का। और 3 प्रकार के रैयत हैं, आपको पता है क्या क्या है, दर रैयत, रैयत, और उसके बाद और भी है, बताना है आपको। ये 40 हो गया। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 41। 41 में क्या कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 21 के तहत किसी रैयत द्वारा अपनी जोत जिस पर लगान का भुगतान किया गया हो पर निर्मित तालाब के उत्पादों में रैयत व भूस्वामी का हिस्सा क्या होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है रैयत का 9/20 भाग और भूस्वामी का 11/20 भाग।
ऑप्शन बी है रेत का 11/20 भाग, भूस्वामी का 9/20 भाग। फिर रेत का दिया हुआ 19/20 भाग और भूस्वामी का 1/20 भाग। और रेत का फिर यहाँ पर दिया है 1/20 भाग और भूस्वामी का 19/20 भाग। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो सबसे पहले मैं बता दूं, ये आंसर हो जाएगा आपका बी। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर रेत का जो हिस्सेदारी होगा वो 20 भागों में 11 भाग होगा और जो भूस्वामी है उसका जो अधिकार होगा वो 9 भागों पर होगा। राइट, ये राइट आंसर है। ये कौन सा धारा? धारा 21 के अनुसार है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। यदि न्यायालय के लिए किसी भूमि संबंधी शर्त के मूल्य का निर्धारण करना आवश्यक हो तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 103 के तहत यह मूल्य पिछले 10 वर्षों या उससे कम अवधि का औसत मूल्य माना जाएगा। यदि न्यायालय के किसी भूमि संबंधी शर्त के मूल्य का निर्धारण करना आवश्यक है तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 103 के तहत यह मूल्य पिछले 10 वर्षों या उससे कम अवधि का औसत मूल्य माना जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आंसर जो होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? 10 वर्षों या उससे कम अवधि का औसत मूल्य माना जाएगा। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 43। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा डैश में प्रावधान किया गया है कि रेत अपने जोत पर बिना किसी अधिकार शुल्क या प्रभार के ईंट और कपड़े बनाने का अधिकार होगा। ऑप्शन ए है, ये संथाल एसपीटी एक्ट का बात कर रहे हैं, एसपीटी एक्ट 1949। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है 25। जो इसका जो राइट आंसर आप बनाएंगे दोस्तों वो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। धारा 15 में ये प्रावधान है कि रैयत अपनी जमीन पर ईंट या कपड़े बनाने का अधिकार रखता है। ठीक है, धारा 15 में एसपीटी के। और फिर आता है एसपीटी संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 9 के अनुसार ग्राम प्रधान, ऑप्शन ए है ग्राम प्रधान उपायुक्त की अनुमति से पदांतरण कर सकता है। ऑप्शन बी, ग्राम प्रधान राज्य के मुख्य सचिव की अनुमति से पदांतरण कर सकता है। और ऑप्शन डी सी है ग्राम प्रधान कभी भी पदांतरण कर सकता है। ऑप्शन डी कहता है ग्राम प्रधान को पदांतरण का अधिकार नहीं है। तो ये धारा 9 के अनुसार ग्राम प्रधान क्या कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ग्राम प्रधान को पदांतरण का अधिकार नहीं है। ठीक है, बाद बाकी सभी सही है ना? क्या ये तो पूछ रहा है कि धारा 9 में 9 के अनुसार क्या है, तो यहाँ पर सीधा सीधा मतलब है ग्राम प्रधान को पूरा रहना पड़ेगा, उसको पदांतरण करने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 55, ठीक है, 49 की धारा 55 के अनुसार यदि किसी जमींदार द्वारा किसी रैयत के विरुद्ध लगान की वसूली हेतु कोई मुकदमा किया गया हो तो पहले मुकदमे के डैश के भीतर लगान की वसूली हेतु दूसरा मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है। ये देखिए एसपीटी में 5 क्वेश्चन, सीएनटी में 5 क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन भी इस तरीके से बुने जाते हैं। तो 45 का सी इज द राइट आंसर दोस्तों। 6 माह के भीतर लगान वसूली हेतु दूसरा मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं आप। राइट, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत कोई रैयत स्वयं अपने परिवार के घरेलू या कृषि संबंधी प्रयोजनों के लिए अपनी जोत पर कच्चा या पक्का मकान बना सकता है? तो देखिए 15 में था ईंट और कपड़ा बना सकता है, उसी तरीके से संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में घरेलू या कृषि संबंधी प्रयोजन के लिए अपनी जोत पर कच्चा या पक्का मकान बनाने का अधिकार जो है वो धारा 18 के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है दोस्तों? धारा 18 के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। देखिए यही सब बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बाद में सब छोटे क्वेश्चन मिलेंगे। ऑप्शन 47 में है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के अनुसार रेत के गांव से अस्थायी अनुपस्थिति या हल बैल की क्षति की दशा में यदि कोई अवधि नहीं दी गई है तो 1.5 वर्ष की अवधि के बाद जोत छोड़ दिया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 10 वर्ष। क्या हो जाएगा? 10 वर्ष। तो अभी हमने एक सीएनटी एक्ट में भी 10 वर्ष का प्रावधान देखा था और यहाँ पर भी 10 वर्ष का प्रावधान किया है। ओके,
इसमें अस्थायी अनुपस्थिति या हल बैल की क्षति की दशा में यदि कोई अवधि नहीं दी गई हो तो 10 वर्ष की अवधि के बाद जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जोत छोड़ दिया जाता है। आपके पास बैल उल है ही नहीं, आप तो कृषि के लायक नहीं बने तो किससे होगा। तो धारा 22 ये कहता है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 56 हमने उधर देखा था। धारा 15 में ईंट और खपड़ा लगा सकते हैं। 18 में हमने देखा कि घर या मकान बना सकते हैं। ठीक है, और एक धारा अभी हमने क्या देखा, धारा 22 देखा, जिसमें लिखा था कि आपके पास यदि कृषि करने के लिए हल बैल गाली ये सब नहीं है तो आपको 10 वर्ष की अवधि के बाद जोत छोड़ देना पड़ेगा। तो यहाँ धारा 56 का बात कर रहा था और धारा 56 को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ऑप्शन ए है उपायुक्त के आदेश के बिना कृषि भूमि से कोई व्यक्ति नहीं निकाला जा सकता। ऑप्शन बी है किसी व्यक्ति के जोत से निकाले जाने पर उपायुक्त उसे अपनी भूमि पर कब्जा बनाए रखने का आदेश दे सकता है। तो यहाँ पर दोनों कथन ही सत्य है दोस्तों, दोनों कथन सत्य है। बिना उपायुक्त के आदेश का आप CNT SPT में कुछ कर ही नहीं सकते। यहाँ जो लिखा है वो तो बेकार लिखा है। ऑप्शन बी है किसी व्यक्ति के जोत से निकाले जाने पर उपायुक्त अपनी भूमि पर कब्जा बनाए रखने का आदेश दे सकता है, ये भी सही है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। आ गया अभी की प्रचलित जो अपना कानून था वो पंचायत में अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार। इसमें है अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया, मतलब पेशा कानून की बात कर रहा है ये। तो पेशा कानून जो है हमारे देश में 1996 में ही लागू हो गया था। अभी झारखंड सरकार का बात करेंगे तो वो दिसंबर 2025 में आपका पेशा कानून को झारखंड में लागू कर दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। पेशा द्वारा ग्राम सभा को निम्न शक्तियां प्रदान की गई है। ऑप्शन ए है परंपराओं और रिवाजों व उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना। ऑप्शन बी कहता है विवादों के समाधान हेतु परंपरागत तरीके का संरक्षण करना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो राइट आंसर आपको बनाना है। दोनों ही कथन सही है। ओके, नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 51। दामोदर नदी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है झारखंड के संदर्भ में। ऑप्शन ए है झारखंड की सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन बी है झारखंड की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन सी कहता है झारखंड सबसे प्रदूषित नदी है। उपरोक्त में से सभी। तो मेरे ख्याल में तो सभी के सभी आंसर यहाँ पर करेक्ट है। झारखंड की सबसे बड़ी नदी है ही ये, ठीक है। दूसरा सबसे लंबी भी है। ओके, ये इसका लंबाई जो है 290 किलोमीटर हमने देखा था, ठीक है। झारखंड का बात कर रहे हैं। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है, बिल्कुल है। तो इसमें उपरोक्त में से सभी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। झारखंड राज्य मानचित्र पर अवस्थित है, किधर अवस्थित है जी? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। तो अगर ये अर्थ है तो हमने क्या देखा था कि इस एरिया में जो है यहाँ पर आपका हमारा प्यारा झारखंड अवस्थित है। यानी कि इधर हो गया नॉर्थ आपका, इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट और इधर हो गया साउथ। तो किधर हो गया? नॉर्थ ईस्ट वाले में यहाँ पर अवस्थित है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 53। झारखंड राज्य के सबसे ऊंचे जलप्रपात बूढ़ा घाघ की ऊंचाई लगभग कितनी है? 100 मीटर, 137 मीटर, 250 मीटर, 74 मीटर। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बूढ़ा घाघ का जो ऊंचाई है वो 135 से 37, 40, 140 मीटर ये सब भी लिखा हुआ रहता है। और अगर फीट में देखा जाए तो 450 फीट के आसपास जो है इसकी ऊंचाई है बूढ़ा घाघ की ऊंचाई। और आंसर इसमें नदी का भी पूछता है, उत्तरी कोयल नदी। अगर बूढ़ा आंसर नहीं है तो आप उत्तरी कोयल नदी लिखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी समेत शिखर की ऊंचाई कितनी है रे भाई? 4599 फीट, 4478 फीट, 3569 फीट और 4044 फीट। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? 4478 फीट, यानी कि 4478 फीट जो है आपका समेत शिखर की ऊंचाई है, जो कि मीटर में अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 1365
मीटर। ओके, नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 55। कौन सही सुमेलित नहीं है? सहायक नदी दिया हुआ है, नदी दिया हुआ दूसरी तरफ। औरंगा नदी जो है उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है, अमानत दक्षिणी कोयल की सहायक नदी है, मोहना फल्गु नदी का और मोहर जो है पुनपुन नदी का सहायक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर औरंगा और अमानत का बात करते हैं तो ये दोनों जो है उत्तरी कोयल नदी का सहायक नदी होगा। ठीक है, उत्तरी कोयल नदी का सहायक नदी हो जाएगा। और मोहना जो है दोस्तों वो फल्गु नदी का है, ये राइट है। और मोरहर जो है वो पुनपुन नदी का है, ये भी राइट है। यानी कि आपने जो अमानत लिखा है ये अमानत दक्षिण कोयल नहीं होगा, ये उत्तरी कोयल ही आंसर होगा। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 56। गंगा की इनमें से किस सहायक नदी का अफवाह झारखंड राज्य में भी है? ऑप्शन ए औरंगा, ऑप्शन बी निरंजना, पुनपुन और मोरहर। तो यहाँ पर देखिए गंगा से जो नदी मिलती है वो सबसे पहले वो चूज करना है। तो औरंगा नहीं मिलती है, निरंजना, पुनपुन मिलती है। तो पुनपुन का क्या हमारे झारखंड में है? तो पुनपुन नदी का जो उद्गम है दोस्तों वो झारखंड से ही होता है। तो ये आंसर हो जाएगा पुनपुन, राइट। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 57। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 है, ये हम नहीं देखेंगे। इसका नया वाला देखिए 2024-25 वाला देखिए, और अभी देखिए 1-2 दिन में तो आ ही जाएगा। फरवरी जैसे ही स्टार्ट होगा तो लास्ट फरवरी में झारखंड सरकार लाएगी और अभी जो है केंद्र सरकार लाएगी। क्वेश्चन नंबर कितना देख रहे थे हम लोग? 54, 55 हुआ था, 56, 57। अच्छा यहीं पर है और भी क्वेश्चन। झारखंड के किस क्षेत्र में काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? मिट्टी से क्वेश्चन पहला दिखा है आज मुझे। ऑप्शन ए है रांची, ऑप्शन बी है सिमडेगा, ऑप्शन सी है सिंहभूम, ऑप्शन डी है राजमहल। तो काली मिट्टी की बात कर रहा है तो ये आपका राजमहल की पहाड़ियों में होता है। कहाँ पर है? राजमहल की पहाड़ियों में, क्योंकि यहाँ से लावा वगैरह ज्वालामुखी से निकल के बनी है ये क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 59। हरी पहाड़ी, हरी पहाड़ी का बात कर रहा है दोस्तों। झारखंड के किस अभ्यारण्यों के बीचों बीच अवस्थित है? पारसनाथ अभ्यारण्य, लवालंग अभ्यारण्य, पालकोट और तोप चांची। तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तोप चांची अभ्यारण्य के बीचों बीच हरी पहाड़ी झील अवस्थित है। तो ये कहाँ पर है? ये धनबाद डिस्ट्रिक्ट में हो गया। लवालोंग कहाँ पर है दोस्तों? लवालोंग चतरा में है, चतरा में है लवालोंग। उसके बाद पारसनाथ का बात करें तो गिरिडीह में है। कहाँ पर है? गिरिडीह में है। और आपका पालकोट जो है वो कहाँ पर है? ये पालकोट पश्चिमी सिंहभूम में है। पालकोट बोल रहा है, गुमला में है, सॉरी। गुमला हो जाएगा ना, गुमला। पालकोट गुमला नागवंशियों का राजधानी भी था। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 60। इनमें कौन सा जलप्रपात रांची जिले में नहीं है? धारागिरी, सोनुआ, गौतम धारा, हुंड्रू। तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये रांची जिले का पूछ रहा है। ओके, रांची जिला का पूछ रहा है। तो ये धारागिरी जो है, धारागिरी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। बाद बाकी सभी जो है रांची जिले में है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पे, गौतम धारा अड़ू नदी पे, और सोनुआ जो है ये भी झील ही है। वैसे तो मुझे ये जो दिखता है वो पश्चिमी सिंहभूम में दिख रहा है। तो यहाँ पर पूछ रहा नहीं है तो एक ही मारेंगे, धारागिरी, जो कि पूर्वी सिंहभूम घाटशिला में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 61। झारखंड के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति जो है वो 2008 में कुल कितने अध्याय हैं? तो ये हमने पढ़ रखा है पहले से भी है। 61 का बी आंसर हो जाएगा। पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 में कुल 9 सदस्य हैं। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 62। पहले यहाँ जंप करिए थे पहले ना, अभी जंप नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 62। किस जनजाति के प्रमुख देवता सिंह बोंगा है? ऑप्शन ए संथाल मुंडा हो, ऑप्शन बी है संथाल कोरवा मुंडा असुर कोल हो, और ऑप्शन सी है मुंडा और कोल, और ऑप्शन डी है संथाल मुंडा हो असुर कोल कोरवा लोहरा। इतने सारे नाम लिख दिए हैं, किसे याद होगा?
तो सिंहभंगा जो है ऐसा देवता है जो मुख्यतः सभी जनजातियों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सभी आंसर मार देंगे, ऑप्शन डी है। संथाल, मुंडा, हो, असुर, गोल, कुरवा, लोहरा, ये सभी अपने देवता को सिंहभंगा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, झारखंड राज्य खाद्य प्रसंस्करण नीति 2015 का उद्देश्य क्या है? किसानों की आय में वृद्धि करना, जनजातियों की आय में वृद्धि करना, लघु अनुत्पाद को प्रोत्साहित करना। कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए दिया हुआ केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दो सही है, ऑप्शन सी 2 और 3 सही है और ऑप्शन डी कहता है 1, 2, 3 तीनों ही सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? 63 का डी। ओके, डी इज द राइट आंसर, यानी कि तीनों ही कथन सत्य है। ठीक है, तीनों कथन सही है। किसानों की आय में वृद्धि करना राज्य खाद्य प्रसंस्करण नीति 2015 का उद्देश्य रहा था। जनजातियों की आय में वृद्धि करना, लघु अनुत्पाद को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64, झारखंड की जनजातियां पटवारी नामक आभूषण कहाँ पहनती है? तो देखिए आभूषण भी इस बार आ सकता है, तो आभूषण के रिस्पेक्ट में देखेंगे। ऑप्शन ए दिया हुआ है सिर में बांधते हैं, ललाट में बांधे, कमर में, बाल में। तो पटवारी पट्टे की तरह का बात कर रहा है, तो ये किसमें हम लोग बांधते हैं? पटवारी जो है ललाट में बांधते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65, झारखंड राज्य पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? हमने देखा इसकी स्थापना कब हुई थी, पुनर्वास एवं ये कब बनाया गया था? 2008 में बनाया गया था, राइट। तो यहाँ है राज्यपाल हैं इसके अध्यक्ष, या फिर राज्य के मुख्यमंत्री, या फिर राज्य के मुख्य सचिव, या फिर राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? राज्य के मुख्यमंत्री जो होते हैं वो पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66, झारखंड वस्त्र परिधान एवं फुटवेयर नीति 2016 में निम्न में से किसे एक विशेष क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया था? तो जब नाम है वस्त्र परिधान और फुटवेयर, तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाना चाह रहे थे। क्वेश्चन नंबर 67 ना, कांच उद्योग जो है उसके कारखाने कहाँ स्थापित किए गए हैं? ऑप्शन ए है भुरकुंडा रामगढ़, ऑप्शन बी है अम्बोना धनबाद, ऑप्शन सी है कांडा साइलकेरा खरसवां। तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में किस उत्पाद और सेवा का संबंध झारखंड की टाटा कंपनी से है? मतलब टाटा कंपनी कौन कौन सा प्रोडक्ट बनाती है ये भी देखिए। टाटा चाय, टाइटन घड़ी, तनिष्क ज्वेलर्स और विस्तारा एयरलाइंस। तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? सभी। ठीक है, यहाँ पर तो ये सभी चीज़ों का ट्रेनिंग भी देते हैं अपने बच्चों को, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। ओके, नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? ये 68 हमने सॉल्व किया है। 69, क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित कंपनी एवं उत्पादों का कौन सा सुमिलित नहीं है? कंपनी है एक तरफ टेल्को जो कि वाहन बनाती है, टाटा याडोबुआ जो कि स्टील बनाती है, उषा मार्टिन जो कि सीमेंट बनाती है, और उषा बेल्ट्रॉन जो कि केबल बनाती है। तो टेल्को उसकी स्थापना 1945 में की गई थी, वाहन बनाने के काम में आता है, ये तो सही है। नेक्स्ट है टाटा याडो गोवा, ये स्टील बनाती है, सही है। ये वाहन नहीं बनाती है टेल्को, ठीक है। उषा मार्टिन जो है सीमेंट बनाती है, क्या बोल रहा हूँ, टेल्को वाहन बनाती है, उषा मार्टिन जो है सिविल सीमेंट नहीं बनाती है, ये आपका केबल टाइप के ही पदार्थों का निर्माण करती है। उषा बेल्ट्रॉन जो है ये केबल का निर्माण करती है। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 70, भारत में पहला तांबा उद्योग स्थापित किया गया था कहाँ? जादूगढ़, सरायकेला खरसां, घाटशिला, मुरी। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? घाटशिला। भारत में पहला तांबा उद्योग घाटशिला में स्थापित किया गया था, और ये 1924 का बात है दोस्तों। कब का बात है? 1924 का बात है, 1924। नेक्स्ट चला क्वेश्चन नंबर 71, झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम साड़ी योजना किस वर्ष लाई गई थी? ग्राम गाड़ी दिया है, साड़ी नहीं रे भाई, गाड़ी। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2022 हो जाना चाहिए ना। 71 का सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 72। मुझे बीच बीच में नींद भी आ रही है, तो फिर भी मैं आँख खोल के आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना का लाभ निम्न में से किसे प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन ए है सभी सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 12 तक के छात्र छात्राएं। ऑप्शन बी है सभी निजी निजी स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 12 तक के छात्र छात्राएं। और ऑप्शन सी इसमें है सभी सरकारी व निजी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राएं। ओके। और ऑप्शन डी कहता है विश्वविद्यालय में अध्ययनरत चयनित छात्र छात्राएं। तो क्या पूछा था? इसमें पूछा था मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना का लाभ किसे मिलता है? ओके। तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ पर है सभी सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 12 तक के छात्र छात्राओं को लाभ, है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। बिरसा हरित योजना के तहत हितधारी को 5 वर्षों तक कितने पौधों का पट्टा देने का प्रावधान है? तो इसमें कितने है? 100 पौधे का, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 है ये राज्य में संचालित मुखबिर योजना, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। मुखबिर योजना है ना, ये किसके लिए है दोस्तों? मैं डायरेक्टली आंसर में जाऊँ, बाल विवाह की सूचना देने पर पुरस्कृत करने की योजना है, ठीक है। बाल विवाह हो रहा है आपके साथ आपके पास, तो उसे ज़रूर सूचना दीजिए पुलिस स्टेशनों में। क्वेश्चन नंबर 75। झारखंड बजट 2020-21 में राज्य के किसानों का ऋण माफ करने हेतु निम्न से किस योजना की शुरुआत की थी? तो वो शुरू किया गया था बिरसा कृषि माफी योजना, बिरसा कृषि माफी योजना का। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 76। खुदिया बियर योजना का संबंध है, खुदिया बियर, ठीक है, ये दरिद्रों को अनाज देना, महुआ से पेय बनाने की छूट देना, मोटे अनाजों का वितरण और भूमि को सिंचित करना। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा भूमि को सिंचित करने से संबंधित, ठीक है। भूमि को सिंचित करने से संबंधित योजना का नाम है खुदिया बियर योजना, खुदिया बियर योजना। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 77। झारखंड के इस वृक्ष की लकड़ी हल्की व मुलायम होती है। ऑप्शन ए सेमल, ऑप्शन बी सागौन, ऑप्शन सी है साल और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो इसमें जो आंसर होगा दोस्तों वो अगर मुलायम लकड़ी चाहिए तो सेमल लकड़ी का आपको बनाना होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन नंबर 78, ये असत्य वाली बात है। झारखंड का राजकीय पुष्प जो है साल है, महुआ के बीज से तेल निकालते हैं, शीशम एक हल्की व मुलायम फर्नीचर योग्य वृक्ष है, सेमल से रुई प्राप्त होती है। तो देखिए ऑप्शन ए तो करेक्ट है। झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है? कमल। महुआ मांझी के बीज से लेकर तेल निकाला जा सकता है, निकालते हैं। शीशम एक हल्की व मुलायम फर्नीचर नहीं, ये आपका मजबूत है और कठोर है, मजबूत और कठोर है। ऑप्शन डी सेमल से कई रुई प्राप्त हुई है। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 79। वन स्थिति रिपोर्ट, वन स्थिति रिपोर्ट का बात कर रहा है तो आप 2023 वाला देखेंगे। कब का? 2023 वाला देखेंगे, राइट। तो अभी जो है 2023 के अनुसार 29.81% भूभाग पर झारखंड का वन पाया गया है। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 80। झारखंड राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्थित पार्कों के प्रबंधन हेतु किसका गठन किया गया? नगर पार्क समिति, झारखंड पार्क समिति, झार पार्क। तो इस झार पार्क का गठन किया गया था 2006 में। ओके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। समर योजना, समर अभियान का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है ट्रांसजेंडर के सामाजिक व आर्थिक उत्थान से, ऑप्शन बी है महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक उत्थान से, ऑप्शन सी है महिलाओं में कुपोषण की समस्या, और ऑप्शन डी कहता है बच्चों में कुपोषण की समस्या से उन्मूलन के लिए। कौन सा संबंध जो है सही है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका केवल 3 और 4, केवल 3 और 4 जो है वो सही है। महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक उत्थान से है, और 3 और 4 ना, हाँ ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 ये दोनों सही है। महिलाओं में कुपोषण की समस्या से उन्मूलन के लिए और बच्चों में कुपोषण की समस्या के उन्मूलन के लिए, यानी कि बच्चों और महिलाओं के कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए यह योजना चलाई गई थी, समर योजना। क्वेश्चन नंबर 82। झारखंड राज्य जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना के अनुसार झारखंड राज्य का सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है? इसका राइट आंसर था आपका सरायकेला खरसावां, इसको नोट कर लीजिए आप।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। जलवायु में होने वाले परिवर्तन ने झारखंड में इनमें से किसे प्रभावित किया? कृषि उत्पादकता को, कृषि दक्षता, कृषि प्रतिरूप को। तो इसमें जो आंसर होगा दोस्तों ये सभी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये एक बार कृषि खराब होगा तो उसके लिए सारे फैक्टर्स ही तो जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 84। ठीक है, निम्न पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दिया हुआ एक तरफ योजना, दूसरी तरफ है जिला। तो इसमें देखिए दिया है केसो जलाशय योजना, ये कोडरमा में है। अल्प अपर शंख जलाशय योजना ये गुमला में है। पुनासी जल क्या है परियोजना ये देवघर में है। और पंचखेरो परियोजना ये लोहरदगा में है। ये गलत है। केसो जलाशय योजना सही है, कोडरमा में है। अल्पसंख्यक जलाशय योजना गुमला में है। पुनासी जो है देवघर में है। और पंचखेरो जो है आपका पंचखेरो कोडरमा में है ना, सॉरी, ये पंचखेरो जो है वो गिरिडीह में है, गिरिडीह में है, गिरिडीह, ठीक है, गिरिडीह में है। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 85। झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी जरेडा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 2001 मैंने बताया था ना, 2001 में की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? रांची है, जमशेदपुर है, बोकारो है, झरिया है। तो सर्वाधिक प्रदूषित शहर का बात करते हैं हम लोग, उसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? झरिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? झरिया। ठीक है, नेक्स्ट चलना क्वेश्चन नंबर 87। झामको फेड के बारे में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है इसकी स्थापना 2007 में की गई थी, बिल्कुल की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य वनवासियों के मध्यस्थों के शोषण के विरुद्ध रक्षा करना होता है। इनकी संरचना 2 स्तरीय होती है। तो ये सभी सही है, यानी कि उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 88। झारखंड राज्य में मृदा संरक्षण के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? वन अपरोपण, रासायनिक खाद व कीटनाशक दवा, प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग, उपरोक्त में से सभी। उत्तरदायी कारक आपको जानना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। मृदा प्रदूषण के लिए इनमें से उत्तरदायी कारक क्या है? वन अपरोपण है, रासायनिक खाद व कीटनाशक का प्रयोग है, और प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग है। ठीक है, नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 89। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार, है ना, 2005 के अनुसार झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष के अतिरिक्त अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 9 सदस्य हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलना क्वेश्चन नंबर 90। झारखंड राज्य का कौन सा सर्वाधिक सूखाग्रस्त जिला है? तो ये तो अजीबो गरीब है, पलामू है। क्या है? पलामू है। नेक्स्ट चलना क्वेश्चन नंबर 91। प्रखंड स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है गुरु? ये तो प्रखंड विकास पदाधिकारी होगा ना, प्रखंड विकास पदाधिकारी। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 92। झारखंड में जंगली हाथियों द्वारा मानवीय बसावट क्षेत्रों में किए जाने वाले आक्रमण का प्रमुख कारण क्या है? हाथियों का रास्ते से भटक जाना, हाथियों द्वारा मानव बस्ती से आवाज सुनकर वहां पहुंचना, मानव द्वारा हाथियों के प्राकृतिक आवास में हस्तक्षेप किया जाना। तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 92 का आंसर आप बनाएंगे इसको सी हो जाएगा। मानव द्वारा हाथियों के प्राकृतिक आवास में हस्तक्षेप किया जाना ही क्या करता है? आक्रमण के प्रमुख कारणों में से एक है। नेक्स्ट चलें 93। क्वेश्चन 93 है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में इनमें से कौन सा शामिल नहीं होता है? पुलिस अधीक्षक, उपायुक्त, जिला न्यायाधीश, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी। तो मेरे ख्याल में इसमें आपदा प्रबंधन की बात करें, पुलिस अधीक्षक, जिला न्यायाधीश। क्या आंसर है? 93 का सी आंसर है दोस्तों, सही बोल रहा हूँ मैं। ये जो जिलाधीश भाई साहब हैं वो प्राधिकरण में शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। झारखंड के किस जिले में JSC बोस यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है? यानी जगदीश चंद्र बोस। तो इसकी स्थापना कब थी दोस्तों? 15 नवंबर 2000 को ना। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है JSC बोस यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की गई है? रांची में, दुमका में, रामगढ़ में, गिरिडीह। इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों आपका 94 का डी, गिरिडीह। गिरिडीह में जो है JSC बोस यूनिवर्सिटी की स्थापना
क्या जा रहा है? 95 झारखंड के किस जिले को बेहतर लोक प्रशासन के लिए प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अरे वाह! तो इसमें क्या हो जाएगा? चतरा, गुमला, यही सब में से कुछ एक होगा। 95 का सी दिया हुआ है, यानी कि गुमला। गुमला को जो है वो अवार्ड 2 बार मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 96, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआरों को कितने लाख रुपए तक का बीमा कराया जाएगा? ये तो 2 लाख था ना, 5 लाख रुपए का, जो प्रत्येक आपका पेंशनधारी नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं, मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआरों को जो है बीमा कराया जाएगा 5 लाख रुपए का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97, नीति आयोग द्वारा अल्प विकसित आकांक्षी 112 जिलों की सूची में झारखंड के कितने जिलों को शामिल किया गया है? अल्प विकसित आकांक्षी 112 जिलों की सूची में झारखंड के कितने जिलों को शामिल किया गया है? 1, 2, 3, 4। तो 97 का इसमें आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा 97 का डी, 4, 4। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98, झारखंड की किस महिला को बॉक्सिंग की राष्ट्रीय रेफरी बनने का गौरव प्राप्त है? किस बॉक्सिंग को? तो सुनीता एक्का है ना, पहली बार मुक्केबाजी में बॉक्सिंग में जो है राष्ट्रीय रेफरी बनी थी सुनीता एक्का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा रह गया? एक तो क्वेश्चन रह गया 99, किस अंतर्राष्ट्रीय योग खिलाड़ी को संस्कृत विश्वविद्यालय है ना हरिद्वार द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका अर्चना कुमारी। अर्चना कुमारी किस अंतर्राष्ट्रीय योग खिलाड़ी को संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा हरिद्वार द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है? अर्चना कुमारी। कुछ भी बोले जा रहा हूँ, पता नहीं चल रहा है रात में। ठीक है दोस्तों, सुबह ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, झारखंड के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कर्मचारियों के मानदेय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? उस टाइम 20% के आसपास वृद्धि की गई थी। ठीक है, 20%। तो इस प्रकार दोस्तों आज का जो सेशन है वो यहीं समाप्त होता है। आप सभी को कैसा लगा यह वीडियो ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।